अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर क्लास 4। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 11 मुस्लिम रूल इन द सब कॉन्टिनेंट। हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया था और आज हमने करने हैं क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है, Why was Muhammad bin Qasim sent to Sindh? मोहम्मद बिन कासिम को सिंध क्यों भेजा गया था? मोहम्मद बिन कासिम was sent to Sindh to deal with राजा दाहिर of देवल। अब मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था हज्जाज ने, गवर्नर ऑफ इराक ने, कि वो जाकर राजा दाहिर ऑफ देवल से वहां की हुकूमत ले। ऐसा क्यों हुआ था? राजा दाहिर ने ऐसा क्या किया था कि मोहम्मद बिन कासिम को उससे उसकी हुकूमत लेनी पड़ी? The pirates in his area were not under his control when they captured a ship carrying families of Arab traders on their way for pilgrimage and goods belonging to the ruler of Iraq। अब राजा दाहिर जिस इलाके पर हुकूमत कर रहा था, प्रोबेबली सिंध, वहां पे कुछ पायरेट्स थे, यानी कि जो डाके डालते थे और आते जाते मुसाफिरों से उनकी चीजें छीनते थे और उनको नुकसान पहुंचाते थे और कभी कभी मुसाफिरों को मार भी देते थे। अब राजा दाहिर का उन पायरेट्स पर कोई कंट्रोल नहीं था। क्योंकि राजा दाहिर उस इलाके पर हुकूमत कर रहा था तो असूलन तो उसका अपने इलाके पर पूरी तरह कंट्रोल होना चाहिए था। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर एक एरिया है और उसमें डकैतियां ज्यादा हो रही हैं, चोरियां ज्यादा हो रही हैं, तो उस इलाके का जो भी ओनर है या उस इलाके में जो पुलिस स्टेशन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन चीजों को कंट्रोल करे। वो ये चीज कंट्रोल करे कि ज्यादा चोरियां ना हो, ज्यादा डकैतियां ना हो, ज्यादा स्ट्रीट क्राइम्स ना हो। बस कुछ ऐसा ही किया कि राजा दाहिर का अपने उस इलाके पर या अपने इलाके के पायरेट्स पर कंट्रोल नहीं था। अब एक दिन जब हज्जाज की फैमिली वाज गोइंग फॉर पिलग्रिमेज और कुछ और भी शिप्स थी जो कि हज्जाज के लिए सामान लेके जा रही थी। हु वाज हज्जाज? डोंट फॉरगेट, गवर्नर ऑफ इराक। तो उन पर पायरेट्स ने हमला कर दिया और वो सारी चीजें ले ली और जो फैमिलीज हज के लिए या उम्रे के लिए जा रही थी उनको नुकसान पहुंचाया। इस बात पर हज्जाज को बहुत गुस्सा आया और उसने भेजा मोहम्मद बिन कासिम को। मोहम्मद बिन कासिम को इसलिए भेजा गया क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम बहुत ही कैपेबल था, यानी कि वो जंग बहुत अच्छे से करता था और उसकी ये जो कैपेबिलिटीज थी जंग करने की वो बहुत अच्छी थी। इसलिए उसको सेलेक्ट किया गया कि वो जाकर राजा दाहिर से उसके इलाके का कब्जा ले ले। बच्चों, आप पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। What did the Arabs learn from Indians? बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब अरब्स आए तो उन्होंने इंडियन से क्या सीखा, क्या क्या आइडियाज वो इंडियन से लेकर गए फ्रॉम आवर सब कॉन्टिनेंट। They learned how to write numerals that we use now and the concept of zero. लेक्चर के दौरान मैंने आपको एक टेबल बना के दिखाया था जिसमें एक तरफ अरेबिक न्यूमरल्स थे और एक तरफ रोमन न्यूमरल्स। तो अरब्स हमसे ये कंसेप्ट लेकर गए, ये आइडिया लेकर गए। एंड अदर देन दैट, कंसेप्ट ऑफ जीरो। कंसेप्ट ऑफ जीरो किसने दिया था? राइट, आर्यभट्ट ने। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अब कंसेप्ट ऑफ जीरो इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर जीरो किसी नंबर के साथ लग जाए तो उस नंबर की वैल्यू किस तरह बढ़ जाती है। इसलिए कंसेप्ट ऑफ जीरो वर्ल्ड वाइड ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता था और रखता है। डिस्क्राइब हाउ द दिल्ली सल्तनत केम इनटू बीइंग।
An Afghan ruler, Muhammad Ghori, conquered the north of India up to Bengal in 119. अब वो हमसे पूछ रहा है कि दिल्ली सल्तनत किस तरह बनी। तो देयर वॉज एन अफगान रूलर मोहम्मद गौरी जो कि आया, उसने नॉर्थ ऑफ इंडिया अप टू बंगाल के इलाके पे कब्जा किया इन 119। उसने दिल्ली को कैपिटल बनाया। He went back leaving his general Qutbuddin Aibak who took over and founded the Delhi Sultanate. लेकिन वो खुद वापस चला गया, वो रुका नहीं। लेकिन यहाँ पे किसकी हुकूमत छोड़ गया? अपने जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक की। गौरी के बाद बहुत से मुस्लिम रूलर्स आए, लेकिन जो सबसे पहला था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश और फिर उसकी बेटी रजिया सुल्ताना, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था दैट प्रोबेबली शी वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर इन द सब कॉन्टिनेंट। वो बहुत मजबूत थी, उसको हॉर्स राइडिंग भी आती थी, एलिफेंट राइडिंग भी आती थी। इसके अलावा अच्छा होगा अगर आप रजिया सुल्ताना के बारे में इंटरनेट से मजीद इन्फो कलेक्ट करें। शी इज एन इंस्पायरेशन और इमेजेस भी देखें। Why is Balban considered to have been an effective ruler? अब बलबन को हम एक effective ruler क्यों कहते हैं आज भी? Balban was an effective ruler and a capable general. He was an effective ruler and a capable general. यानी कि वो अपनी आर्मी को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करता था। उसकी ये कैपेबिलिटी बहुत अच्छी थी। When he found out that the Mongols were planning to attack, he built forts and stationed troops to fight them. बच्चों, मैंने आपको बताया था कि मंगोल्स कौन थे। मंगोल्स अगर आपने याद रखने हैं तो आप सबसे ज्यादा याद रख सकते हैं चंगेज खान को, कि वो कितना ब्रूटल था और उसने कितनी तबाही मचाई थी, लेकिन उसने बहुत से इलाकों पर कब्जा भी किया था। तो जब बलबन को पता लगा कि चंगेज खान उसके किंगडम की तरफ आ रहा है, तो उसने क्या किया कि उसने उस रास्ते पर जिससे उसको लगा था कि चंगेज खान अटैक करेगा विद हिज आर्मीज, उसने वहां पे बना दिए फोर्ट्स। फोर्ट्स हम कहते हैं किलों को, और हर फोर्ट पर उसने कुछ आर्मी लगा दी। अब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो मंगोल्स थे उनकी आर्मीज ने जब अटैक किया और उन्हें जगह जगह लड़ाई करनी पड़ी, क्योंकि जगह जगह फोर्ट्स बने हुए थे, बलबन की आर्मीज खड़ी हुई थी, तो वो बलबन के किंगडम पर हमला नहीं कर सके उस तरह जिस तरह वो पहले कुछ किंगडम्स पर हमला कर चुके थे। वो बहुत तबाही मचाते थे, वो पूरा पूरा किंगडम जला देते थे। इस बात का ख्याल नहीं किया जाता था कि औरतें हैं, बच्चे हैं, हर किसी को मार दिया जाता था और बड़ा ब्रूटली मारा जाता था। इसलिए बलबन ने किले बनाए, वहां अपने अपनी आर्मीज खड़ी की और इस तरह उसने मंगोल्स को अपने किंगडम पर कब्जा करने से रोका। इसलिए ये कहा जाता है कि बलबन वॉज अ वेरी इफेक्टिव रूलर एंड अ कैपेबल जनरल। In this way, he stopped Mongols from entering the subcontinent. Now, question number 5. Who do you think was the most successful ruler and why? वो हमसे पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है कि कौन सा मुगल रूलर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल था and why was it so? बच्चों, आप अपनी मर्जी का जवाब भी लिख सकते हैं, बट इट विल बी मोर सूटेबल अगर आप वो जवाब लिखो जो आपके चैप्टर में गिवन है। Akbar was the greatest of all the Mughal rulers as he was not only a capable ruler but a good general. आपकी बुक में, आपके इस चैप्टर में ये लिखा हुआ है कि अकबर was the greatest of all rulers, यानी कि वो रूलर्स में सबसे अच्छा रहा। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि वो एक अच्छा रूलर होने के साथ साथ एक अच्छा जनरल भी था, यानी कि वो अपनी आर्मीज को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता था, बहुत अच्छी वॉर
स्ट्रैटेजीज बनाता था। He took care of his people, be they Muslims or of other religions. वो अपने लोगों का बहुत ख्याल रखता था। बच्चों, अब अकबर के बारे में कुछ चीजें मशहूर थीं, जिनमें से एक ये थी कि उसने जिजिया टैक्स खत्म किया था। जिजिया टैक्स क्या होता है? जब अकबर हुकूमत में आया तो उस वक़्त सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ मुसलमान नहीं थे बल्कि हिंदूज भी थे। इनफैक्ट हिंदूज ज़्यादा थे। तो हिंदूज को अपनी हिफाजत के लिए जिजिया टैक्स देना पड़ता था। जिजिया टैक्स वो हुकूमत को देते थे ताकि जो गवर्नमेंट है वो उनकी हिफाजत करे। लेकिन अकबर चाहता था कि उसकी हुकूमत एक लंबा अरसा चलती रहे, तो उसने सोचा कि ऐसा तो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब मैं हिंदुओं को भी खुश रखूं और मुसलमानों को भी खुश रखूं। तो उसने जिजिया टैक्स खत्म करवा दिया, यानी कि अब हिंदुओं को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था अपनी हिफाजत के लिए। इस चीज ने हिंदुओं को बहुत ज्यादा खुश किया। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि अकबर से कुछ मुसलमान खुश नहीं थे क्योंकि वो हिंदुओं की ज्यादा परवाह करता था और मुसलमानों की कम। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो अकबर अपने लोगों की परवाह करता था। और बच्चों, आप ये याद रखना कि हमेशा वो रूलर कामयाब रहता है जो अपने लोगों की परवाह करता है, जो अपने लोगों के बारे में सोचता है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता। या फिर वो सिर्फ एक अच्छा जनरल नहीं होता। सिर्फ एक अच्छा जनरल होना या अपनी आर्मीज को अच्छे से कंट्रोल करना काफी नहीं होता। अगर आपने एक अच्छा रूलर बनना है तो आपको अपने लोगों के लिए रिफॉर्म्स लेकर आनी पड़ेंगी, अच्छी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, तभी जाकर आपके लोग खुश रहेंगे और दोबारा आपको चुनेंगे। Now coming towards our last question. What did the Mughals do for the subcontinent? यानी कि सब कॉन्टिनेंट में जब मुगलों की हुकूमत आई तो उन्होंने क्या किया? Mughal emperors had managed to unite many small kingdoms into their large empire. जब मुगल एम्परर्स हुकूमत में आए तो उन्होंने बहुत सा इलाका अपने किंगडम में ऐड किया, यानी कि उन्होंने बहुत से इलाकों पर कब्जा किया और उनको अपने एम्पायर्स का हिस्सा बनाया। They had a proper system of government and administration. और उन्होंने प्रॉपर गवर्नमेंट सेट की, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज बनाई। एडमिनिस्ट्रेशन हम कहते हैं किसी चीज को प्रॉपरली मैनेज करना, कंट्रोल करना, ये देखना कि कहाँ किस चीज की जरूरत है, कहाँ रोड स्कूल्स की जरूरत है, कहाँ हमने पैसा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, हम किस तरह अपने लोगों के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं, उनके लिए रिफॉर्म्स लेकर आ सकते हैं। और मुगल एम्परर्स इस मामले में मशहूर थे। Their courts are well known for their beauty and magnificence. अब मुगल एम्परर्स की एक और अहम बात ये थी कि वो खूबसूरत चीज़ों और खूबसूरती को पसंद करते थे। वो आर्ट्स के बहुत गर्विदा थे, यानी कि उन्हें पेंटिंग्स, उन्हें म्यूज़िक, उन्हें डिफरेंट तरह के क्राफ्ट्स बहुत पसंद थी। और उनके दौरा हुकूमत में ये चीज़ बहुत चलती थी, आर्ट्स पर बहुत काम किया जाता था और जो लोग आर्ट्स से ताल्लुक़ रखते थे उनकी बहुत कदर और बहुत इज्जत की जाती थी। Many beautiful buildings were constructed like ताज महल। उनके दौरा हुकूमत में बहुत सी खूबसूरत बिल्डिंग्स भी बनाई गईं, जैसा कि ताज महल। ताज महल के बारे में मैंने आपको बताया था कि इट इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ये बहुत महंगा बना था, तकरीबन 20,000 लोग लगे थे इसको बनाने में। इसके बनाने में जो मार्बल यूज़ किया गया वो भी बहुत दूर दराज के इलाके से लाया गया था और वो बहुत महंगा था। और हम इसको ताज महल भी इसलिए कहते हैं क्योंकि कहा जाता है कि जितने भी महल हैं ये उनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। ताज हम कहते हैं क्राउन को, क्राउन यानी कि जो सर पे रखा जाता है, इसलिए ताज महल यानी कि तमाम महल जो हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है वो है ताज महल।
और ताजमहल बनवाया गया था किसकी याद में? मुमताज महल की याद में। Many learned scholars, artists and poets were a part of their courts. मैंने आपको पहले भी बताया है बच्चों कि जितने भी लोग आर्ट्स से ताल्लुक रखते थे उनकी भी बहुत ज़्यादा इज्जत और बहुत ज़्यादा कदर की जाती थी। इसके अलावा इल्म के मैदान में भी बहुत ज़्यादा तरक्की की गई। मुग़ल एम्परर्स के दौर में बहुत से लर्नड स्कॉलर्स भी उनके कोर्ट्स का हिस्सा थे, इसलिए उनका सब कॉन्टिनेंट पे जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। मुग़ल एम्परर्स ने पढ़ाई में, आर्ट्स में, क्राफ्ट्स में, म्यूज़िक में, पेंटिंग्स में, हर चीज़ में ही बहुत काम करवाया क्योंकि वो इन चीज़ों के शौकीन थे। बच्चों यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस तो ख़त्म हुए, लेकिन उसके बाद आ जाता है आपका वर्क पेज। अब आपके वर्क पेज पे जो पार्ट ए है उसमें एक टाइमलाइन गिवन है। आप अपनी स्क्रीन्स पर वो टाइमलाइन सॉल्व हुई भी देख सकते हैं। आप ये टाइमलाइन देखें और आराम से नोट डाउन करें अपने वर्क पेजेस पर। इस तरह की टाइमलाइन से आपको इवेंट्स याद रहते हैं। अगर आप चाहें तो आप पर्सनली भी अपने चैप्टर की एक टाइमलाइन बना सकते हैं। इस टाइमलाइन में तो कुछ डेट्स मेंशन हैं, लेकिन आप अगर ज़्यादा चीज़ें मेंशन करना चाहें तो आप अपनी पर्सनल टाइमलाइन भी बना सकते हैं चैप्टर की। इस तरह आपके चैप्टर की रिवीजन भी हो जाएगी और आपको चैप्टर याद रखने में आसानी भी होगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर बी। वो आपने खुद ही करना है कि जो भी आपका पसंदीदा हीरो है आपने उसकी कोई ड्राइंग बनाने की कोशिश करनी है और आपने उसके बारे में इंटरनेट से कोई थोड़ी बहुत इन्फो कलेक्ट करनी है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अच्छे से इस लेक्चर को सुनिएगा, चैप्टर पढ़िएगा, फिर एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।